Hi guys, and welcome to our today's video in which we're going to discuss our question answers of the chapter which is arithmetic. So we have already read the chapter. If you haven't seen the video, I will put the link in the description or the comment box. You can check out the video from there. So now let us start our question answer. So हमारा जो first question है वो ये है कि pick out the phrases. Okay, so firstly I apologize for the handwriting in advance. ये handwriting इतनी अच्छी नहीं है. So let us start. That pick out the phrases or lines from the poem in which the following ideas and write them in the space provided. तो ये बुक पे लिखना है आपको, बट मैंने नोटबुक में लिखे हैं बिकॉज बुक पे ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे थे, बुक पे पूरे नहीं आ रहे थे. तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको कुछ फ्रेजेस बतानी है पोएम में से, फ्रेजेस बतानी है, लाइंस बतानी है पोएम में से जिनके अर्थ, जिनका मीनिंग ये है. ठीक है, अभी बाकी अगर आपकी कोई भी एक्सरसाइज होगी उसमें आप क्या देखते हो कि आपको लाइंस दिए होते हैं तो आपको उनका मीनिंग बताना होता है. बट यहाँ पे क्या है, आपको मीनिंग बताए हुए लाइन का, आपको वो लाइन बतानी है. ठीक है, कि ये किस लाइन का मतलब है. सो द फर्स्ट वन इज़, सो अवर ए पार्ट इज दैट अर्थमेटिक इज़ अबाउट प्रिडिक्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस. कि अर्थमेटिक में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलता है. तो मैथ्स या फिर अर्थमेटिक में आपने प्रॉबेबली प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पक्का पढ़ा होगा. तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि कौन सी लाइन हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बता रही है, कौन सी लाइन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी है इस पोएम में. सो अर्थमेटिक टेल्स यू हाउ मेनी यू लूज इफ़ यू नो हाउ मेनी यू हैड बिफोर यू लॉस्ट और वॉन. तो हमने जब एक्सप्लेनेशन की थी इस पोएम की, तभी भी हमने इस लाइन को प्रॉफिट एंड लॉस वाले फॉर्मूले से ही रिलेट किया था कि अर्थमेटिक आपको बता सकता है कि आपने कितने लूज़ किए, मतलब आपको कितना लॉस हुआ अगर आपको पता है कि आपने कॉस्ट मनी देने से पहले आपके पास कितने थे. ठीक है, सो दिस लाइन डील्स विद प्रॉफिट एंड लॉस. सो अवर सेकेंड इज़ दैट अर्थमेटिक मेक्स डिमांड्स ऑन योर ब्रेन. कि अर्थमेटिक जो है आपके मतलब दिमाग पे क्या बोलते हैं, जोर डालता है. ठीक है, सो इट्स आंसर इज दैट अर्थमेटिक इज़ वेयर नंबर्स फ्लाई इन एंड आउट ऑफ योर हेड. तो आप एक ये लिख सकते हो एंड आप एक वो भी लिख सकते हो जो क्या था कि अर्थमेटिक इज़ numbers where you squeeze from your head to your hand to your pencil to your paper till you get the answer. ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं, बट यू शुड वंस कंसल्ट विद टीचर. ठीक है, थोड़ा सा आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो कि मैम कौन सा ज़्यादा सूटेबल आंसर है. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि अर्थमेटिक इज़ वेयर नंबर्स फ्लाई इन एंड आउट ऑफ योर हेड. कि अर्थमेटिक क्या है कि मतलब आपके दिमाग पे इतना ज़ोर पड़ता है कि आपके कहीं कोई आंसर जा रहा है, कभी कोई आंसर आ रहा है. ठीक है, so this is the line that conveys the meaning. So our third part is that arithmetic deals with impossibly long calculations. कि arithmetic में बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे calculations होते हैं. ठीक है, सो इसके लिए कौन सी लाइन आ गई कि इफ़ यू टेक अ नंबर एंड डबल इट अगेन एंड अगेन. कि अगर आप एक नंबर लो एंड उसको बार बार डबल करते जाओ तो जब तक आपका आंसर नहीं आता तब तक आपको डबल करते जाना उसमें आपसे मतलब बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी हो सकती हैं. ठीक है, अभी अगर आपके एक भी मिस्टेक हो गई डबलिंग में, योर होल सम कैन गो रॉन्ग. ठीक है, सो इसीलिए इसका क्या आंसर आएगा कि इफ़ यू टेक अ नंबर एंड डबल इट अगेन एंड अगेन ओनली अर्थमेटिक कैन टेल यू व्हाट द नंबर इज़ व्हेन यू डिसाइड टू क्विट डबलिंग. ओके, सो फोर्थ इज़ दैट मेमोराइजिंग टेबल्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. कि हम मतलब टेबल्स को याद करना, जो मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स होते हैं उनको याद करना बहुत ही मुश्किल है. सो इसका आंसर क्या आएगा कि अर्थमेटिक इज़ वेयर यू कैरी द मल्टीप्लिकेशन टेबल इन योर हेड एंड होप यू वोंट लूज़ इट. ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा कि अर्थमेटिक में क्या होता है, आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल को अपने हेड में रखना पड़ता है, अपने ब्रेन में याद रखना पड़ता है एंड आप मतलब हर मिनट मतलब यही सोचते हो कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ टेबल को. ठीक है, सो ये इसका आंसर हो गया कि अर्थमेटिक इज़ वेयर यू कैरी द मल्टीप्लिकेशन टेबल इन योर हेड एंड होप यू वॉन्ट लूज़ इट. कि आप क्या करते हो अर्थमेटिक में, आप मल्टीप्लिकेशन टेबल को याद रखते हो एंड आप ये भी होप करते हो कि मैं भूल ना जाऊँ या भूल ना जाऊँ. व्हेन यू गेट द आंसर राइट इट मेक्स यू वेरी हैप्पी. कि अर्थमेटिक में जब आपको आंसर अच्छा मिलता है, जब आपको मैथ्स में आंसर सही मिल जाता है तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो. इट मेक्स यू हैप्पी. सो इसका क्या आंसर आएगा कि अर्थमेटिक इज़ वेयर द आंसर इज़ राइट एंड एवरीथिंग इज़ नाइस. कि अर्थमेटिक में क्या होता है, अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तो सब कुछ आपको अच्छा लगेगा एंड यू कैन लुक आउट द विंडो एंड सी द ब्लू स्काई. ठीक है, कि अगर आपका मैथ्स में आंसर एक करेक्ट आ जाएगा तो आप हैप्पी हो जाओगे. ठीक है, मतलब आप आसमान को देख के भी थोड़ा सा पॉजिटिव फील करोगे. ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर.
Does the poet think that arithmetic is an easy and enjoyable subject? Give reasons for your answer. So okay, ये वाला जो ना क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली मतलब आपके ओपिनियन पे बेस्ड है. अगर आपको लगता है कि पोएट बताता है कि वो एक enjoyable सब्जेक्ट है तो आप enjoyable सब्जेक्ट लिखोगे, उसके साथ में रीजन्स लिखोगे. अगर आपको लगता है कि पोएट बोल रहा है कि ये सब्जेक्ट इन्जॉयबल नहीं है, ठीक है, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो आप डिफ़िकल्ट लिखोगे और उसके साथ में अपने आंसर के लिए रीजंस दोगे. सो नो, द पोएट डज नॉट थिंक सो. ही डिस्क्राइब्स अर्थमेटिक एज अ बगबियर बाय एक्सप्लेनिंग द डिफ़िकल्टीज लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ठीक है, कि यहाँ पे क्या ओपिनियन है कि नहीं, पोएट को ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि अर्थमेटिक ईजी सब्जेक्ट है, बिकॉज वो मतलब इस पोएम में बता रहा है ना दैट इट इज़ अ बगबेयर ऑफ मैनी. बगबेयर मतलब ये मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स का सरदर्द है, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैथ में डिफ़िकल्टी आती है या फिर अर्थमेटिक में डिफ़िकल्टी आती है. एंड फिर वो पोएट क्या करता है, वो मतलब हर एक डिफ़िकल्टी को एक्सप्लेन करता है. ठीक है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया. अपार्ट फ्रॉम दिस द सब्जेक्ट रिक्वायर्स अवर फुल अटेंशन, कि इसके अलावा इस सब्जेक्ट को हमारी पूरी अटेंशन चाहिए होती है. फॉर एग्जांपल, आपने ज़रूर देखा होगा, अगर आप कभी काम कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो मैथ्स का, आप सब में साथ में टीवी लगा के बैठ जाओ तो आपको टेबल्स तो याद रहेंगी ना. टेबल्स आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेंगे एंड क्या होगा, फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा. सो दिस सब्जेक्ट रिक्वायर्स आवर फुल अटेंशन. नेक्स्ट वन इज दैट डज द पॉइंट थिंक दैट इट इज़ यूजफुल टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, कि क्या आपको लगता है कि पोइट ये सोचता है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी है या फिर इस सब्जेक्ट को पढ़ना यूज़फुल है. सो येस, द पोइट डीम्स दिस सब्जेक्ट इज एसेंशियल टू स्टडी एज इट टीचेज अस कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विच इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. ठीक है, कि ये भी मतलब कम्प्लीटली ना आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है कि आपका क्या ओपिनियन है. ज़्यादातर इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी ही अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हैं. ठीक है, आपके ही ओपिनियन पे बेस्ड है. तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये था कि क्या आपको लगता है कि पोएट ये सोचता है कि अर्थमेटिक पढ़ना ज़रूरी है. अर्थमेटिक पढ़ना क्या क्या बोलते हैं कि अर्थमेटिक हमारी लाइफ में काम आता है. सो हाँ, पोएट ये बताता है कि ये सब्जेक्ट असेंशियल है पढ़ने के लिए, बिकॉज ये हमें कुछ कैलकुलेशंस बताता है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, जो हमें हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में चाहिए होता है, कि हमें लाइफ के हर एक मोड में चाहिए होता है. अभी फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाओ, ठीक है, आपको अगर मैथ्स नहीं आता तो आप बता सकते हो कि आपको कितना चेंज मिलेगा. आप मान लो 20 रुपये दे रहे हो शॉपकीपर को, 10 रुपये की चॉकलेट है, आपने 20 रुपये दिए, तो अगर आपको मैथ्स आता ही नहीं है तो आप कैसे बताओगे कि आपको कितने चेंज में मिलेंगे. अगर शॉपकीपर आपको 5 दे देगा तब तो आप वो भी रख लोगे अगर आपको मैथ्स नहीं आता. ठीक है, तो इसीलिए मैथ्स पढ़ना ज़रूरी है. ठीक है, इज़ देयर अ सब्जेक्ट यू फाइंड वेरी ओके. सो दिस इज़ also based on your understanding. Okay, is there a subject you find very difficult and irrelevant? Write a few lines of poetry like Sandberg and some lines to describe your feelings. So this ये जो आंसर है ना, ये आपको खुद लिखना पड़ेगा. बट फॉर एग्जांपल, अगर आपको राइटिंग में थोड़ा सा क्या बोलते हो कि डिफ़िकल्टी आ रही है, देन आप इससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले सकते हो कि येस, आई फाइंड सोशल साइंस वेरी डिफिकल्ट बट नॉट कम्प्लीटली इररिलेवेंट. आई फाइंड इट हार्ड टू मेमोराइज द डेट्स एंड प्लेसेस एंड द आंसर्स आर टू लॉन्ग. कि हाँ, मुझे मतलब सोशल साइंस, वैसे मुझे पर्सनली सोशल साइंस पसंद नहीं है, बट वो इम्पॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है. सो हाँ, मुझे सोशल साइंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, बट मुझे वो कम्प्लीटली इररिलेवेंट नहीं लगता, बिकॉज हर सब्जेक्ट हमारे लाइफ में ज़रूरी होता है. आई फाइंड इट हार्ड टू मेमोराइज द डेट्स एंड प्लेसेस, कि मुझे मतलब थोड़ा सा जो भी डेट्स वगैरह होते हैं, मतलब इतने सारे डेट्स होते हैं ना हिस्ट्री में, तो वो मेमोराइज़ करना मुझे थोड़ा सा क्या बोलते हो कि डिफ़िकल्ट लगता है. एंड जो भी प्लेसेस होते हैं, मैप्स वगैरह में भरने होते हैं, ठीक है, वो भी मुझे डिफ़िकल्ट लगते हैं. एंड जो आंसर्स होते हैं क्वेश्चन के, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं. एंड माई हैंड यूजली स्टार्ट्स एकिंग वाइल राइटिंग द आंसर्स. ये मेरा हाथ मतलब दुखने लग जाता है जब मैं आंसर लिखूँ, वो इतने लंबे लंबे होते हैं. ठीक है, सो दिस वाज एन एग्जांपल व्हाट यू कैन राइट इन दिस क्वेश्चन. So this is our chapter. I hope you understood the chapter well. If you want any other chapter, you can comment down. Like this video, subscribe to our channel. Bye bye.